आज के शो में। इस्लाहात पर पाकिस्तान और IMF में इख्तिलाफात बरकरार। मार्च तक के अहदाफ मुकम्मल, अगस्त में जायजा मिशन की पाकिस्तान आमद मुतवक्का, वजारत खजाना का मौक़िफ़। गिरफ्तारी के इख्तियारात देकर हुकूमत FBR को नैब बना रही है, नून लीग की तनकीद। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़े अहम सवालात हम लेके बैठे हुए हैं। आज डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब प्रोग्राम में साथ ही हैं। आपका एक कॉलम भी हमने रिसेंटली देखा था। मैं जिक्र करेंगे होल्स इन द बजट, यानी ये सुराख हैं बजट के अंदर। हम बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा एक मुसव्वदा बजट का सामने आ चुका है, लेकिन उन तमाम चीज़ों पर कोई रोशनी नहीं डाली जा रही अब तक जो बेसिकली बहुत बड़ा डाउन साइड रिस्क है इस वक्त इस बजट को लेकर। वो चाहे फिस्कल साइड के ऊपर हो, आपके एक्सपेंडिचर्स या रेवेन्यू साइड के ऊपर हो, आपकी एक्सटर्नल साइड पर हो, आपकी डेट पोजीशन से मुताल्लिक हो, आपके सर्कुलर डेट, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड, स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स, वो तमाम जो फिगर्स अकाउंट में गवर्नमेंट ने रखी हैं। मैं जैसे मिसाल के तौर पे FBR के रेवेन्यू से ही शुरू करता हूँ आपको। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शौकत तरीन साहब ने जिक्र किया था FBR के हवाले से जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के अभी तक का जिक्र किया था। और इसी होल से पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स हियर दिस के शौकत तरीन साहब ने क्या कहा था पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेट्स हियर दिस। FBR की जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत बेहतर चल रही है। अब 11 महीनों के बीच में हम 4 तकरीबन 2 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं, जो कि पिछले साल से 18% ज़्यादा है ना। जब साल शुरू हुआ था तो किसी को वहम भी नहीं था कि ये इतनी अच्छी जाएंगी, लेकिन इसमें बेहतर चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो पिछले 3-4 महीनों से मार्च से आगे जो है ये ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो 50-60% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब मोमेंटम हमारे साथ है इस वक्त। तो हमने जो कहा था 4.7 ट्रिलियन हम करेंगे, तो इस वक्त हमारा इसके ऊपर ये है अंदाज़ा कि हम इंशाल्लाह ये करेंगे और इसको एक्सीड करेंगे। तो इधर से इस स्टैंड पॉइंट से अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो फिर अगर हम ये कहते हैं कि अगले साल 5,829 अरब रुपए हम करेंगे तो 30% ग्रोथ के साथ। फ़रूख सलीम साहब ने बड़े बेहतर तरीके से अपने आर्टिकल में समझाया भी है। लेकिन पहले मैं डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, ये होल आपने जिक्र किया लफ्ज़ का, मैं चाहता हूँ आज हम इसी से बेनते हैं। व्हाट इज़ अ होल इन अ बजट? क्या है सुराख बजट के अंदर? इससे मुराद क्या है आपकी? देखिए, बजट का मतलब ये होता है कि आपने अदाद शुमार पेश कर रहे हैं कि टैक्स कितना इकट्ठा किया जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि वो जो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा वो कहाँ खर्चा जाएगा। ये है लुब्बे लुबाब। ये बेसिकली बजट ये है कि आपने बताना है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों से हम कितना टैक्स इकट्ठा करेंगे और वो जो टैक्स इकट्ठा होगा वो कहाँ खर्चा जाएगा। अब जब सुराखों की बात करते हैं तो बात ये आ जाती है कि जो इखराजात हैं वो तो फिक्स्ड हैं। जैसे जैसे साल गुजरेगा आप देखिएगा कि वो इखराजात जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो आमदन का तखमीना लगा रखा है बजट के डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें बहुत सारे ऐसे सुराख हैं यानी कि वो पूरे नहीं हो पाएंगे। एक का जिक्र आपने कर दिया। अगर हुकूमत हमें खुद से ये बता रही है कि 11 महीने जो इस साल के गुजरे हैं उसमें तकरीबन 4,170 अरब रुपया हुकूमत ने इकट्ठा किया है। अब 11 महीनों में ये इकट्ठा किया है। अब हमारी उम्मीद है, हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि तकरीबन 4.8% की ग्रोथ आएगी अगले साल में। तो 4.8% ग्रोथ होगी तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास हमारी आमदन भी बढ़ जाएगी, लेकिन आमदन 30% नहीं बढ़ पाएगी। जो हमने बजट में तखमीना रखा है अपनी आमदन का, वो रख दिया है 5,800 अरब। अब हम खुद से कह रहे हैं कि 11 महीनों में हमने 4,170 अरब इकट्ठा किया है। तो अगर बहुत भी ऑप्टिमिस्टिक फिगर सी बांध ले तो मैं समझता हूं कि हम 5,000 अरब। हाँ, अभी कहा भी, खुद भी जिक्र किया अपनी स्पीच में उन्होंने, क्या इतने हो सकते हैं। तो अगर अभी 11 महीनों में 4,170 है, अगर अभी 12 महीनों में आप सोच लें कि 4,500 तक पहुंच जाएंगे, तो चलिए इसमें आप 12, 15, 18% तक जमा कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान की 73 साल की तारीख हमारे सामने है, कभी भी एक साल के अंदर 30% आपकी आमदन जो है वो नहीं बढ़ सकती। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हुकूमत को खुद से फेस करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम आमदन अपनी बढ़ा लेते हैं, इखराजात हमारे फिक्स हैं, और जैसे जैसे साल गुजरता है वो आमदन इकट्ठी नहीं हो पाती, तो फिर हमारे सारे के सारे वादे जो हैं, हमारे सारे के सारे तखमीने जो हैं, वो गलत साबित हो जाते हैं।
तो ये तो आप ये समझते हैं कि तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 800 अरब यानी 5000 अरब तक भी पहुंचते हैं, तो 800 अरब रुपए का ये एक आपको होल नजर आ रहा है, सुराख नजर आ रहा है इस बजट में 800 अरब रुपए का, जो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। तो फिर इस बुनियाद पे फरूख सलीम साहब, जो हमें बार बार कहा जा रहा है और बड़े बार बार इस सुनहरे अल्फाज में दोहराया जा रहा है कि ये बजट जो है ये प्रो ग्रोथ है, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आज भी कौमी असम्बली के अंदर शौकत तरीन साहब ने क्या कहा है, नाज़रीन सुना देते हैं कि हम गरीबों की तरफ जा रहे हैं, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आख इतने ज़्यादा होंगे और ये तकरीबन 5000 अरब के सुराख हैं। हम पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा शौकत तरीन साहब ने। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अब हम लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। हम गरीब लोगों को जो सिर्फ ख्वाब देखते थे, हम उनको उनके ख्वाब की ताबीर देने जा रहे हैं। ये सारी ताबीर कैसे पूरी होगी, इतने सुराख जो हैं इस पर। इसके साथ डेट की तरफ आते हैं। मैं डॉक्टर फरोज साहब, आपने जो कोट किया और जो बजट में भी है, एक्सटर्नल लोन्स ऑफ अराउंड 2673 बिलियन रुपीस, फिर उसके बाद जो है नॉन बैंक बोरोइंग 1241 अरब की, दैट इंक्लूड्स डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स, और फिर बैंक बोरोइंग है 681 अरब की। आप इसे 3000 अरब का होल कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सर फरूख सलीम साहब? देखिए, होल में मुझे शक नहीं है कि बैंकों से हुकूमत जो है वो 681 अरब जरूर कर्जा जात इकट्ठा कर लेगी। इसमें भी शक नहीं है। जो आपने नेशनल सेविंग स्कीमों का नाम लिया, उससे भी हुकूमत पैसा इकट्ठा कर लेगी। लेकिन ये सोच लेना कि हमारे जो इखराजात हैं वो हम अपने कर्जे लेके पूरे कर लेंगे, तो वो भी एक सुराख की एक दूसरी डेफिनेशन आ जाती है। यानी कि आपके पास आमदन नहीं है, लेकिन आप अपने इखराजात जो हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि हम इतने सारे कर्जाजात जो हैं वो इकट्ठे कर लेंगे। अब जो पहला कर्जा था, जिसको हम अपने बजट में हैरानकुन तरीके से एक्सटर्नल रिसोर्सेज कह देते हैं कि शायद हमारे कोई पैसे मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं, वो हमारे ही असासे हैं, हमारे ही रिसोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। ये एक्चुअली एक्सटर्नल लोन्स हैं, ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं है। ये हम कर्जाजात लेने चले हैं। हम IMF से कर्जा लेंगे, हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेंगे, हम कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेंगे, हम कमर्शियल मार्केट्स में अपने सुकोक और दूसरे बॉन्ड्स बेच के ये कर्जादार उठाएंगे। अब इसमें फिर एक सियासी मामला सिफान साहब शुरू हो जाता है कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कैसे रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के तकरीबन 8,31,000 वोट हैं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। जब तक हम IMF का हिस्सा नहीं बनते, दुनिया हमें कर्जा नहीं देती। आपने देखा कि जैसे ही हम IMF पैकेज में वापस आए, हमने फौरन ही $2 बिलियन के वो सुख बेच लिए, $500 मिलियन हमें किस्त मिल गई IMF से। अब दोबारा से IMF का जो रिव्यू कहलाता है वो सस्पेंशन में चला गया, वो नहीं हो रहा। अब वो कहीं जाके सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम IMF का हिस्सा नहीं होते, तो फिर दुनिया भर के आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो हमें कर्जा नहीं देंगे। तो एक तो ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज हम नहीं कह सकते। नहीं, और ये इसी महीने फरोज साहब ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे कुछ लोन जो सैंक्शन होने थे उसमें नहीं किए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, आप हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज कह रहे हैं, उनको जो हमें कर्जा लेना है रिसोर्सेज कह रहे हैं, वो 2673 अरब रुपए हैं। लेकिन अब ये अगर इसको सब्सिट्यूट करने के लिए हुकूमत, यानी मिसाल के तौर पे हमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से नहीं मिलते, तो देन वी कैन इंक्रीज बैंक बोरिंग जो 681 बिलियन रुपीस है, या ये होल आपको फिर आप इसे होल कहेंगे क्या अगर बैंक की तरफ चली जाए गवर्नमेंट फिस्कल साइड को कवर करने के लिए? देखिए सैफान साहब, हर है यहाँ पे अगर जितने एसेट्स, जितने कर्जे देने के लिए पाकिस्तानी बैंकों के पास हैं, अगर वो सब कुछ हुकूमत पी जाएगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर का क्या बनेगा? फिर प्राइवेट सेक्टर बस्ट हो जाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर के पास कर्जाजात नहीं रहेंगे, वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो फिर जो नई मुलाजमतें क्रिएट होनी है वो नहीं हो पाएंगी। जो ऑलरेडी यहाँ पे कारखाने चल रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे, फिर बेरोजगारी शुरू हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक्स में जैसे आपको पता है कि हर चीज आपस में कनेक्टेड है। हुकूमत अभी ऑलरेडी इतने कर्जे ले लेती है हमारे बैंकों से कि बहुत कम कर्जे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बचते हैं। अब जो हुकूमत कर्जाजात ले लेती है वो तो आप समझिए कि ज़ाया हो जाते हैं, उससे तो कोई मजीद नौकरियां नहीं इकट्ठी होती, वो तो वेस्टफुल एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। तो जो कर्जे प्राइवेट सेक्टर ने लेने हैं वही नई नौकरियां क्रिएट करेगी, वही इकोनॉमी को आगे लेके बढ़ेगी। तो इसलिए ये सुराख जो है, ये अगर हम जियोपॉलिटिक्स का जो आपने जिक्र किया, अगर हम दुनिया की शराइत नहीं मानेंगे तो फिर हम ट्रैप में आ जाएंगे, फिर हम फंस जाते हैं। तो हमें जब तक हम
अपने टांगों पे खुद नहीं खड़े होंगे, जो हम सोवरेनिटी का नारा लगाते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं, हम आज़ाद हैं, वो उस वक्त तक नहीं हो पाएंगे नहीं, जब तो तक मुझे तो हम अपने फरूख साहब अंदर इस्लाहात ये जो ग्रोथ का नारा भी खोखला लग रहा है इसके बाद, जो जिस तरह के अगर होल्स एक्सपोज कर रहे हैं आज हम प्रोग्राम में, तो इसके बाद तो ग्रोथ का नारा भी इस वक्त हमें फेक और खोखला लग रहा है। आपने एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं कि प्रॉफिट शोड अ प्रॉफिट ऑफ 1163 बिलियन रुपीस, 1100 तकरीबन 73 अरब रुपए का प्रॉफिट शो किया, एज अपोज टू अ लॉस ऑफ 1043 बिलियन रुपीस लास्ट ईयर, यानी 1000 अरब के नुकसान से, और इस साल 650 अरब रुपए स्टेट बैंक के प्रॉफिट। ये फरोख साहब, ये कौन सा प्रॉफिट है? आपने भी जिक्र किया हुआ है इसका, व्हाट इज दिस, ये कौन सा प्रॉफिट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 650 अरब रुपए? इरफान साहब, मैं रियली नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये हमारा सेंट्रल बैंक जो है ये इतना बड़ा मुनाफा या इतना बड़ा नुकसान कैसे कर देता है। कहा ये जाता है कि कोई एक्सचेंज रेट होते हैं, अगर डिवेल्यूएशन ज्यादा हो जाए तो नुकसान हो जाता है, कम हो जाए तो नहीं होता। अगर नफा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हो रहा है तो हमारे तो कानून में स्टेट बैंक जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो आज़ाद और खुद मुख्तार है। उसका प्रॉफिट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान अपनी आमदन कैसे गिन सकती है? मैं रियली कंफ्यूज हूँ पहली इस बात पे कि क्या किसी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है वो नफा नुकसान कैसे कमाता है। देखिए, ये फॉर प्रॉफिट या फॉर लॉस का इदारा नहीं है, ये तो रेगुलेटर है, तो ये कैसे नफा कमा लेता है? और अगर वो एक अकाउंटिंग एंट्री है, उस अकाउंटिंग एंट्री को क्या हुकूमत पाकिस्तान अपनी आमदन में जमा कर सकती है? मेरे पास जवाब नहीं है इन सवालात के, जयपाल साहब। और ये तकरीबन जो जिन सवालात के जवाब नहीं है, 3000 अरब के कर्जे, उसके बाद 800 अरब का टैक्स रेवेन्यू और 650 अरब रुपए के स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स, दैट इज अराउंड 4500 बिलियन, 4500 अरब रुपए का, जिसके हमें पास पता नहीं कि किस तरह हुकूमत कलेक्ट करेगी, क्या होगा। ये बहुत बड़ा सुराख है इस वक्त बजट के अंदर जिसको एक्सपोज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन बजट होल्स, वो सुराख जिनका जिक्र ही नहीं हो रहा कहीं, उनका तफसीलन तस्करा कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब साथ हैं, हमारे साथ खालिद खोकर साहब भी पाकिस्तान के किसान इत्तेहाद के सरबराह मौजूद हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम आपको पहले ब्रेकअप बताते चलें। आज भी शौकत तरीन साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा जी कि दुनिया में ज़रिए अजनास की कीमतों में जो इस पर इजाफा हुआ है, हमने ज़रिए शोबे का ख्याल रखा है, उनके अल्फाज हैं। अच्छा, ख्याल जो रखा है उसमें पहले भी तकरीर में जिक्र कर चुके हैं कि तकरीबन 1.5 लाख के कर्जे, वो कहते हैं कि जो कोई भी एक क्रॉप के लिए आप ले सकते हैं, 2 लाख के कर्जे जो आप अगर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो 12 अरब रुपए रखे हैं, ये फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके टोटल बजट आउटले में से यानी 12 अरब रुपए आप रख रहे हैं इस वक्त, और उसमें भी 1 अरब लोकस कंट्रोल के लिए रखे जा रहे हैं, 2 अरब रुपए फॉर क्रॉप इन्हांसमेंट, और उसमें क्रॉप्स जो आप सुने तो उसमें राइस का जिक्र भी है, वीट भी है, कॉटन भी है, शुगर केन भी है, यानी आप 4-5 बड़ी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए 2 अरब रख रहे हैं, यानी 50 करोड़ रुपए एक क्रॉप के लिए रख रहे हैं। इसी तरह से 1 अरब रुपए फॉर कमर्शियल जो ओलिव्स हैं उसके हवाले से, जो इस वक्त उनकी ओलिव्स के हवाले से 1 अरब रखे गए हैं, और 3 अरब रुपए वाटर लेस के हवाले से, वाटर के हवाले से जो सप्लाई है उसके हवाले से रखे गए हैं। टोटल 12 बिलियन रुपीज़ का इस वक्त जो है ये एलोकेशन हुई है। इसलिए जो खालिद खोकर साहब, मैंने जो आपके बयानात पढ़े, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रिसर्च का जिक्र किया है, लेकिन ये मजमूई तौर पर तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और फिर इससे वो कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, हमें नेट फूड एक्सपोर्टर बनाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल, खोकर साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को टच नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास इस वक्त दुनिया के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, आप ये देखें कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में जो यूरिया का बैग है वो 1800 रुपये का है, इंडिया में वही पाकिस्तानी रुपीज़ में 540 का है। हमें DAP 5600 की मिल रही है, इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में 2400 रुपये की है। हमारा बिजली का बिल इस वक्त 13-14 रुपये यूनिट है, इंडिया में वही इंडियन पंजाब में बिजली काश्तकारों को मुफ्त दी जाती है। दूसरा यह है कि जो 12 बिलियन का आप जिक्र कर रहे हैं, कि देखें ना, फेडरल हुकूमत का जो अपना बजट था, जो उन्होंने अपना हिस्सा रखा है वो 900 बिलियन है, उसमें 12 अरब रखना, इट मीन्स के ज़राअत को 1.1% उन्होंने बजट दिया है, जो कि ना होने के बराबर है। अब देखें ना, इतनी बड़ी फसलें हमारी, हज़ारों अरब उससे आता है, और उसके बदले आप रिसर्च के लिए 1-2 अरब रख रहे हो, तो ये मैं तो कहता हूँ कि आप रिसर्च मुझे समझाएं, ये आप ये जो रिसर्च की नहीं कह रहे हैं, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एनहांस आउटपुट ऑफ क्रॉप्स 2 अरब रुपए, उसमें उन्होंने राइस, वीट, कॉटन और शुगर केन का जिक्र किया, ये रिसर्च के नहीं रखे गए पैसे? ये जो एनहांस से मुराद
इनहांस से मुराद यही है ना कि वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्शन थ्रू रिसर्च ही बढ़ेगी, रिसर्च और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने से। दो चीज़ें, जब काश्तकार जो है ना ज़्यादा इनपुट का इस्तेमाल करेगा और रिसर्च बेहतर होगी, उसको बेहतर सीड मिलेगा, लेकिन उस तरफ तो तवज्जो नहीं दी गई। अब आप ये देखें ना कि इतनी महंगी DAP लेके और इतनी महंगा यूरिया नाइट्रोफास लेके काश्तकार इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मुनासिब ही नहीं है कि वो इतना खर्चा करे, उसका आउटपुट भी कुछ उतना निकल सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। और आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहीं भी टच नहीं किया गया। आपने जिक्र किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो ये बताएं, क्योंकि हमने तो ये सुना था कि कोई GST इंपोज हो रहा था आपके किसी इनपुट के ऊपर, वो बाद में एट द एंड मोमेंट इंटरवीन किया प्राइम मिनिस्टर ने, जो नहीं लगने दिया, तो ये तो बढ़ जाती और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बजट था पहले। जी देखे ना, ये तो मैं वज़ीर आज़म साहब का मशकूर हूँ कि मैंने उनसे बात की थी और मुझे उन्होंने उसमें ऑन लाइव कहा था कि तुम फिक्र न करो, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि उनके ऊपर फर्टिलाइज़र के ऊपर और पेस्टिसाइड के ऊपर GST नहीं लगी, लेकिन कुछ चीज़ों पे GST लग भी गई है। जिस तरह मेज़ का सीड जो बाहर से आता है उस पर GST लग गई है। ख़ुसूसन मैं ज़रूरी मशीनरी का जिक्र करूँगा, जो एग्रीकल्चर आलात है, ज़रूरी आलात का, उस पर मशीनरी नहीं, आलात जो हमारे लोकल बनते हैं, उस पर 17% GST लग गई है। अब देखें, दुख की बात है, जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं, हमें चाहिए कि अपने जो पाकिस्तान में लोग काम करें उनको प्रमोट करें, उनके ऊपर GST लग गई है। आप यकीन कर लें कि वो लोग बड़े परेशान हैं और वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन काश्तकार की बढ़नी है। अगर काश्तकार मशीनरी नहीं खरीद कर सकेगा, ज़रूरी आलात अच्छे नहीं खरीद कर सकेगा, तो फिर क्या होगा जी। 17% GST से मुराद है, दुनिया में ऐसा नहीं होता जी। दुनिया में काश्तकार एग्रीकल्चर टोटल सब्सिडाइज है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमें किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। अगर कोई सब्सिडी का नाम सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि पंजाब ने सब्सिडी के रखे हैं 4 बिलियन। अब आप ये देखें कि पंजाब में सिर्फ जो फर्टिलाइज़र का बिजनेस है वो 400 अरब रुपए का होगा, कम अज़ कम 1% बनता है जो सब्सिडी के लिए। अब नाम ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम काश्तकार को सब्सिडी दे रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं किया जा रहा, हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, और यही वजह है कि पाकिस्तानी काश्तकार दुनिया से काश्तकारों से पोटाश का इस्तेमाल कम करता है। और फिर हमें ये बताया जा रहा है कि प्रो ग्रोथ है, प्रो पुअर है, ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। और हमें डॉक्टर फरूख सिंह साहब, इसमें सुराग भी हैं और इसमें इस वक्त ऐसे दावे भी हैं जिनका जो ठोस नहीं है। बार बार कहा जा रहा है हमने एग्रीकल्चर के बहुत किया, जो हकायक हैं उसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। फरूख सिंह साहब देखें जी, हकायक देखिए, मैं आपको फरूख सिंह साहब से पूछना चाहूँगा। जी फरूख सिंह साहब। जी सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो मैं आपको कोई माहिराना राय नहीं दे सकता हूँ। सवालात मेरे ज़हन में ज़्यादा हैं, जवाब कम है। अगर हम वाकई में अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, तो फिर हमने पिछले कुछ महीनों में 8 से 9 अरब डॉलर की कपास, गंदम और चीनी क्यों इंपोर्ट की, ये सवाल सबसे बड़ा बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि हमें मुसलसल बताया जा रहा है कि गंदम की बहुत बम्पर क्रॉप आ रही है। अगर गंदम की बम्पर क्रॉप आ रही है तो फिर बाजार में आटा जो है वो 75 और 80 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? आज से 3 साल पहले तो वो 35 रुपए किलो बिका करता था। और तीसरी एक बड़ी अजीब सी चीज ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे बताया ये जा रहा है कि 60% हिस्सा जो है वो लाइव स्टॉक का है, और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये बताता है कि 1 लाख गधे जो हैं उनकी आबादी अचानक बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर गधे बढ़ा के हमने अपनी एग्रीकल्चर की जो GDP जो ग्रोथ है, अगर वो गधों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो फिर तो आप सोचिए कि बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। सही। देखिए फरज साहब, आप जो जिक्र है कमोडिटी ऑपरेशंस का, वो भी तो एक 700 अरब रुपए का जो होल है, जो रिलेटेड इसी से है तकरीबन के, जो प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट्स बैंक से बोरो करते हैं टू सपोर्ट द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्राइसेस, और ये ऑफ द बजट रहता है, जस्ट लाइक कुछ हद तक सर्कुलर डेट भी। तो ये इसका जिक्र भी बजट में नहीं, 700 अरब रुपए हैं, ये भी तो एक होल है इस पर, जिसको जिक्र ही नहीं कोई कर रहा, जो आपने जिक्र किया था अपने कॉलम। सलमान साहब, ये आपने ठीक नुक्ता उठाया है। ये एक, अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो वो ये बताता है कि तकरीबन 700 अरब रुपया उधार ले रखा है प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट्स ने और पास्को ने और वफाकी हुकूमत ने, और क्लेम ये किया जाता है कि ये इन पैसों की गंदम खरीदते हैं और गंदम स्टोर करते हैं। और होना ये चाहिए कि जब बेच दी जाती है तो बैंकों के सारे लोन्स उतार दिए जाने चाहिए। जो नजरिया, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये गंदम रखेंगे, खरीदेंगे, बैंकों से उधार लेंगे, और जब वो गंदम बेची जाएगी तो उधार जो है वो जीरो हो जाएगा। अब मैं कई सालों से देख रहा हूं कि ये 700-750 अरब रुपए का, आप इसको एक गर्दिशी कर्जा समझ लीजिए, ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। जिस भी गोदाम के ऊपर जो रेड की जाती है तो अंदर से
गंदम की जगह जो है वो मट्टी की बोरियां निकलती हैं। तो ये एक ऐसा गर्दिशी करदा है जो हम बजट में नहीं दिखाते हैं, जिसकी बात नहीं करते हैं। स्टेट बैंक की वेबसाइट और उनकी बैलेंस शीट में ज़रूर ये लिखा है। तो ये बड़े गौर व फ़िक्र की बात है। एक मुझे याद है कि सन 2018 में हुकूमत पंजाब ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि ये जो पास्को वाले हैं, जो स्टोर करते हैं, जिनके गोदाम हैं, वो पूरे के पूरे इदारे को हम ख़त्म कर देंगे। और उसके इर्द वर्ल्ड बैंक ने वादा किया था कि वो $300 मिलियन देगी हुकूमत पंजाब को। तो वो वादा वही का वहीं रह गया। तकरीबन 100-150 अरब रुपए का ये जो मिडल मैन है, जिसको हम पास्को कहते हैं, हम या फूड डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, वो तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए का सालाना नुकसान करते हैं, जो हमको अपनी गंदम की कीमत में भी नजर आता है। एग्जैक्टली तो ये ऑफ द बजट रखा जाता है, ये भी एक और सुराख। दूसरा सर्कुलर डेट जो है, इसका आपने जिक्र भी किया, 500 अरब रुपए का, जिसको हम ऑफ द बजट रखते हैं। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। खालिद होगर साहब और फरोज सलीम साहब साथ मौजूद हैं। आज हक़ाइक़ बेनकाब हम कर रहे हैं बजट के हवाले से। बजट डॉक्यूमेंट में से जो फिगर्स लिखी गई हैं, उनके क्या असल हक़ाइक़ हैं, ये सब आप देख रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम अहम हक़ाइक़ बेनकाब कर रहे हैं। जो होल्स हैं, सुराख हैं बजट में, वो सारे आज तफसीलन उनका जिक्र हो रहा है। ऑफ द बजट कमोडिटी ऑपरेशंस की बात की फरोज सलीम साहब ने, 700 अरब का ये इस्पत है। सर्कुलर डेट जो ऑफ द बजट है, इसका जिक्र नहीं है कहीं। हम बजट में सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, प्रो ग्रोथ बजट है, नौकरियां होंगी, तरक्की होगी, लेकिन ये तमाम ऐसी चीज़ें जिनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। खालिद होगर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम भी था, कुछ सब्सिडी 21,000 बैग्स व्हीट राइस के, क्या क्या हुआ था अनाउंसमेंट, इसका जिक्र मैंने खुद कुछ दिन कभी शौकत अली साहब से फिर सुना था। तो क्या इमरजेंसी से क्या हुआ, क्या फ़र्क क्या पड़ा इस सेक्टर पे? देखिए जी, नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी को 300 कुछ अरब तक का प्रोग्राम अनाउंस हुआ था जी, लेकिन उसमें सारे कर्जे ही कर्जे थे, बाकी हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। उसमें कुछ क्रॉप के लिए उन्होंने पैसे रखे थे जिसमें कॉटन शामिल नहीं थी। अब देखें ना, कपास को शामिल न करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि कपास हमारी जो मेन कैश क्रॉप है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 60% जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन बेस्ड है, लेकिन हम कॉटन दिन ब दिन पीछे चले गए। आप ये देखें, 92 में हमारी जो कपास की पैदावार थी वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 था। अब इंडिया 4 करोड़ पे चला गया और हमारी इस साल को 56 लाख आई है, यानी कि हमारी ना होने के बराबर है। और इस वक्त भी हम कपास पे तवज्जो नहीं दे रहे। इस वक्त तक हमें स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं हो सकी। पिछले हम 7-8 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कपास के काश्तकार को स्पोर्ट प्राइस मिले जो पूरी दुनिया देती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। फिर कपास के मैं आप सुन के हैरान होंगे कि जो कपास का इस वक्त मेन डिवीजन है वो बहावलपुर डिवीजन है, और बहावलपुर डिवीजन में जो कपास की रिसर्च की ज़मीन है, वहाँ पे हुक्म मिला है कि जी फौरी तौर पे रिसर्च का रकबा फारिग कर दिया जाए कि वहाँ पे जनूबी पंजाब सूबे की बिल्डिंग बनानी है। अब आप देखें, अगर रिसर्च के साथ ये सलूक होगा कपास के रिसर्च के साथ, तो फिर मैं तो उसको मुल्क दुश्मनी कहूँगा। तो ये फिर ये कह रहे हैं कि हमने फूड सिक्योरिटी के तमाम खदशात को एड्रेस किया इस बजट में, अभी भी उनके अल्फाज थे, हमने नेट फूड एक्सपोर्टर बनने हम लोग जा रहे हैं, ये क्यों फिर ऐसे अल्फाज अदा किए जा रहे हैं बार बार हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं कपास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गंदम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हुई है इस दफ़ा, गन्ने की क्रॉप अच्छी हुई है, आलू की अच्छी हुई है, इसी तरह मेज़ की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है, और हमें रेट भी अच्छा मिला है, क्योंकि इंटरनेशनल रेट हर चीज़ का बढ़ गया था, हमें रेट भी बहुत अच्छा मिला है, सिवाय कॉटन के अलावा। कॉटन का काश्तकार बहुत ज़्यादा नुकसान में रहा है। और बाकी हम देखें, हम काश्तकार जो है, हम हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। जब कोई बेहतरी आती है हम ज़रूर शुक्र अदा करते हैं, और इस दफ़ा हमें पिछले सालों की निस्बत बहुत अच्छा रेट मिला है। इन फसलों की पैदावार भी बेहतर आई है सिवाय कपास के। लेकिन अगला साल हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगले साल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर मैंने गुजारिश की थी कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, ताकि पाकिस्तानी काश्तकार बाकी हमसाया ममालिक के काश्तकारों का मुकाबला कर सके, लेकिन वो ऐसा बजट में हमें नज़र कहीं नहीं आया। सही, आपके लिए तो कम से कम हम कह सकते हैं कि कोई होल भी नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें कोई दावा हो और हम कह के चले, आपको ज़्यादा बड़ा दावा किया होता कि आपको मिले या ना मिले उस पर सवाल होता। आपको तो मिले ही 12 अरब रुपये रखा गया इस पर, तो उस पर, और 900 अरब में से जो आप कह रहे हैं 1% दैट इज़ जो आउटले है, तो वो क्या बनता है 12 अरब रुपये? फरोज सलीम साहब, मैं दूसरी अहम बात है IMF नाउ, उसके हवाले से हमें पता चला है कंक्लूसिव नहीं रही है, टॉक्स डिले हो गया मामला। उसकी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक लोन है, एक वर्ल्ड बैंक का लोन है, जो लोन्स इस पर डिले होने का खदशे $800 मिलियन $600 मिलियन के कि वो अप्रूव नहीं होंगे, और उसके अलावा भी बहुत से खदशात हैं जो हमारे जो फाइनेंसिंग है IMF से वो मुतासर हो सकती है, और दीगर मामलात हैं। ये कितना बड़ा होल है जिसको गवर्नमेंट ने अकाउंट फॉर ही नहीं किया इस बजट में?
देखिए, यहाँ पे हम 2 चीज़ों की बातें कर रहे हैं एक्चुअली। एक तो प्योरली फाइनेंशियल मालियाती बात है जी। और दूसरी सियासी बात है। अभी जो मेरा तजुर्बा रहा है आलमी मालियाती इदारों के साथ, वो अपना रद्द-ए-अमल फ़ौरन नहीं दिखाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का बजट देख लिया और उनका कहना ये है या उनका कहना ये होगा, उनकी सोच ये होगी कि भई आपने जो इसमें अहदाफ जो अपने टारगेट से रखे हैं, आप उनको पूरा करके दिखा दीजिए, हम 2 या 3 महीने इंतज़ार कर लेते हैं। अगर आप कामयाब हो गए तो फिर हम आपसे आगे बातचीत कर लेंगे। तो अभी तक वो मुझे महसूस ये हुआ कि वो सैटिस्फाइड नहीं है हमारे बजट के हवाले से, लेकिन वो 2-3 महीने रियासत पाकिस्तान को देते हैं, देने को तैयार हैं कि आप अपना आपकी जो हिकमत-ए-अमली है, उस पे अमल-दरामद करके देख लीजिए। अब एक और बहुत बड़ा सुराख जो है जिसका अभी तक ज़िक्र हमने नहीं किया था खान साहब, जी। वो है प्रोविंशियल सरप्लस। हम एग्ज़ैक्टली। बजट के अंदर लिख देते हैं। जब आर्टिकल लिखा था तो उस वक्त चारों सूबों के बजट नहीं आए थे। अब चारों सूबों के बजट जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। विफाकी हुकूमत ये कहती है कि चारों सूबे जो हैं वो मिलके तकरीबन हमें 570 अरब रुपया मुनाफा कमा के देंगे, जो हमारी तरफ आ जाएगा। अब पंजाब का बजट सामने आ गया है, उसमें 125 अरब रुपए का सरप्लस है इस वक्त। सिंध का बजट जो है वो 25 अरब रुपया हज़ारा। डेफिसिट है, नुकसान है। केरल का बजट जो है वो बैलेंस्ड है और जो बलूचिस्तान का बजट है उसमें 84 अरब रुपए का नुकसान है। तो यहाँ तो मुझे कहीं 570 अरब रुपए की फिगर जो है वो नजर नहीं आ रही। तो विफाकी हुकूमत ने ये एक्सपेक्ट कर लिया था, अपनी बजट में लिख दिया था कि हमें 570 अरब रुपया सूबे जो है वो कमा के देंगे, तो ऐसी चीज चारों सूबों में कहीं नजर नहीं आई। एग्जैक्टली। तो ये तो सर इस बार नहीं, तकरीबन हमने देखा है फिरोज साहब, हम हिस्टोरिकली भी ये पिछली हुकूमतों में होता है कि सरप्लस रख देते हैं और इतना होता नहीं है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेवेन्यू की तरफ देती है ध्यान और ना फेडरल गवर्नमेंट पे अकाउंट कर देती है। लेकिन आपकी ये बात कि ये आईएमएफ तो देख रहा होगा, हम आईएमएफ प्रोग्राम में वो सारी प्रोजेक्शंस देख रहा होगा कि आप अचीव करके दिखा दें 3 महीने में, अगर हो रहा है तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो सियासी रुख है आईएमएफ का और बाकी मालियाती इदारों का। देखिए, आज एक अच्छी खबर जो सामने आई है, मालूम नहीं अभी वो पक्की हो गई या नहीं हुई। वो ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया तैयार है तकरीबन 1.5 अरब डॉलर का वो जो गैस की फैसिलिटी, सॉरी पेट्रोल की, जो ऑयल की, तेल की हमें फैसिलिटी देते हैं, वो शायद या हो गई है या होने वाली है। कुछ ऐसा मामला बताया जा रहा है। अब जो 610 अरब रुपए का टैक्स लगाया गया है बजट के अंदर, जो पेट्रोलियम लेवी की मद में लिखा गया है, उसका मतलब तो ये निकलता है, अगर आपने 610 अरब रुपया इकट्ठा करना है पाकिस्तान के अंदर से, तो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो मिलके तकरीबन 20 अरब लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। तो आपको टैक्स लगाना पड़ेगा तकरीबन 30 रुपए फी लीटर। आप अंदाजा कीजिए 30 रुपीज फी लीटर आपको टैक्स लगाना पड़ जाएगा, अगर आप वाकई में 610 अरब जो आपने आमदन दिखाई है बजट के अंदर। अब वहां पे अगर सऊदी अरेबिया से कोई डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी आ जाती है, जो हमने बाद में पैसे देने हो, या कोई सस्ता तेल सामने आ जाता है, तो शायद इतना बोझ ना पड़े जितना कि बजट के अंदर दिखाया गया है। तो मुझे लग रहा, महसूस ये हुआ कि बजट के अंदर दो चीज़ों की उम्मीद रखी गई थी। एक उम्मीद ये थी कि सऊदी अरेबिया से हमें कोई अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, और दूसरी तरफ ये उम्मीद रखी जा रही है कि अमेरिका को हम कायल कर लेंगे किसी गैर मालियाती सिमत से, और उसके नतीजे में हम उसका प्रेशर इस्तेमाल करेंगे आईएमएफ के ऊपर कि वो हमें जो हमने 16 फरवरी को मुआहदा किया था आईएमएफ के साथ, उसका हमें पाबंद ना किया जाए और कुछ लचक दिखाई जाए। एग्जैक्टली। लेकिन सर ये तो जो आपका जो सारे होल्स हैं, ये सारे सुराग, इसमें आप मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं, डेट है, इस पर टैक्स, आपके एफबीआर रेवेन्यू टारगेट्स हैं, प्राइवेटाइजेशन का भी जिक्र है। फरोज साहब, इसका हमने जिक्र किया नहीं, तो तकरीबन 252 बिलियन रुपीज़, और ये हर बार ये भी नून लीग भी रखती थी, ये भी रखते थे, इस पर होती नहीं है। कि लास्ट ईयर भी हमने देखा इस पर 100 अरब रुपये रखा गया कि इसकी प्रोसीड्स होंगी। ये कितना बड़ा चैलेंज है, ज़ीरो होता है ये तो हर बार। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पिछले 3 सालों से तो कुछ बन नहीं रहा। 2 साल पहले 150 अरब का, फिर 100 अरब का हद है, इस साल 200 और आई थिंक 52 या 50 अरब का कुछ ऐसे हद रखा गया है। तो अभी तो तारीख यही बता रही है कि 3 साल में तो कुछ हो नहीं सका। मामला बड़ा लंबा है। जो टॉप की लिस्ट अगर आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन से निकाल के देखें, तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो एलएनजी के पावर प्लांट्स हैं,
और उनके हवाले से अभी तो मैं समझता हूँ कि पहला कदम भी नहीं उठाया गया और तकरीबन 50% से ज़्यादा टाइम जो पीटीआई का है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस चीज़ की उम्मीद लगा रखना कि जो पहले 3 सालों में काम नहीं हो सका वो अगले 2 सालों में बड़ी तेज़ी से हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो 3 या 4 बड़े आइटम्स जो हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने लिख रखे वो प्राइवेटाइज नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्टली। तो इस साल ही प्रोसीड अगर आपने रख दिए 250 अरब के, आपने स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स में 650 अरब रख दिए, प्रोविंशियल सरप्लस 500, कितना बड़ा होल बन रहा है ये बजट में? अगर फॉर इंस्टेंस हम बात करें कि ये सुराख है जिसके बारे में गवर्नमेंट बात ही नहीं कर रही, ये कितने थाउजेंड्स ऑफ बिलियन रुपीस का बन रहा है इस पर? देखिए, हुकूमत ने खुद से जो बजटरी खसारा दिखाया है वो तकरीबन 4000 अरब का खसारा दिखाया। अब आप सोचिए कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे वजीर खजाना जब असेंबली की फ्लोर पे खड़े होके पहले दिन से खुद से ये कह रहे हैं कि 4000 अरब का बजटरी खसारा होगा, जिसका मतलब ये होगा कि मजीद कर्जाजात उठाए जाएंगे। हम दुनिया भर से कर्जे लेंगे, पाकिस्तान के अंदर से भी कर्जाजात लेंगे, बाहर से भी कर्जाजात लेंगे और फिर ये 4000 अरब का सुराख जो हुकूमत खुद से जिसने हुकूमत ने खुद से इस बजट में लिखा है वो रेस करना पड़ेगा। अगर अब ये बाकी सुराख जो हैं जो मुझे लगता है कि ये अपने टारगेट पे नहीं अचीव कर पाएंगे तो फिर हमें मजीद कर्जाजात लेने पड़ेंगे और फिर साथ साथ जो हम बात करते हैं अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की उसको फिर हमें आप सोचिए कि ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अपनी आज़ादी भी कुछ ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी, अपनी खुद मुख्तारी भी कुछ ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी अगर ये बजट का होल जो है और बाकी सुराख जो है इनको हम फिल करना चाहते हैं। सही। और डेट के हवाले से शौकत तरीन साहब जो कह भी रहे थे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अगर हमारे पास रेडी हम सुनाना भी चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे कर्जों का जिक्र हुआ है। डेट के हवाले से जो शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि और हमने बजट है कि 2673 अरब रुपए एक्सटर्नल लोन्स के नहीं है, नॉन बैंक बोरोइंग 1241 अरब रुपए और जबकि बैंक बोरोइंग जो है 681 अरब रुपए रखी गई है। जो शौकत तरीन साहब ने कहा था पोस्ट बजट, लेट्स हियर दिस डेट के बारे में जो उन्होंने कहा था, लेट्स हियर दिस। डेट तो आपको पता है कि जिस वक्त आपका फिस्कल डेफिसिट होता है और हमारा फिस्कल डेफिसिट इसलिए हुआ कि हम लोगों ने जो वो फिजिकल डेफिसिट क्या था, करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, उसको हमने रोकने की कोशिश की। इंटरेस्ट रेट्स जो है बढ़ाए, एक्सचेंज रेट को बढ़ाया। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि आपकी डेट जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ गई, 1500 अरब से चली गई 3000 अरब पे। तो वो डेट तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही था। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ 2-3 नंबर्स। इस वक्त मार्च एंड में कुछ 38 ट्रिलियन रुपया आपका डेट है टोटल और उसमें से 25 ट्रिलियन जो है वो लोकल डेट है और तकरीबन 12.5 जो ट्रिलियन है वो फॉरेन डेट है। ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो डेट हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि ये कोई अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहने की कोशिश करें ये मजबूरी थी। बिकॉज जाहिर है आपका फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा होगा तो आपने फंड करना है कहीं से। इन दावों के पीछे जो असल हकायक हैं वो आपके सामने रखे हैं। ये हकायक बड़े इस वक्त आप कहें तो दिलचस्प भी हैं और यकीनी तौर पर हुकूमत की लैक ऑफ प्लानिंग और नाअहली हर चीज़ को बेनकाब भी करते हैं। इसमें आपके प्रोविंशियल सरप्लस हैं 570 अरब रुपए के, आपकी जो डेट के हवाले से आपकी स्ट्रैटेजी है 3000 अरब रुपए। इसी तरह से आपकी जो रेवेन्यू टारगेट्स के हवाले से आप कह रहे हैं कि आप तकरीबन 5800 अरब रुपए से ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे, 30% की ग्रोथ शो करेंगे। और फिर साथ साथ सर्कुलर डेट और जो कमोडिटी ऑपरेशन इनको आप ऑफ द बजट रखते हैं। 700 अरब कमोडिटी ऑपरेशन और 500 अरब का सर्कुलर डेट जो कर्जशी कर्जा ऑफ बजट आप रख रहे हैं इस वक्त। तो ये सारे अहम अवामिल जो है इस वक्त आज प्रोग्राम में करके अपने बेनकाब किया और तफसीलन इन पर गुफ्तगू की है। और स्टेट बैंक के 650 अरब रुपए जिनका भी तस्करा हुआ कि वो किस तरह आएंगे हमें नहीं पता, कौन किस तरह स्टेट बैंक कमाएगा 650 अरब रुपए, और गवर्नमेंट बजट में अपनी प्रोसीड्स में इसको प्रोजेक्ट भी कर रही है। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू हुई है। खालिद खोकर साहब ने भी कहा है जी कि बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई है। और कैसे हो सकती है कि 12 अरब रुपए आप अनाउंस कर रहे हैं कितने बड़े सेक्टर के लिए जो आपकी 38% जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉय करता है, 19-20% जीडीपी में ग्रोथ है, इनडायरेक्टली 40% इस वक्त इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसके लिए 12 अरब रुपए रखे गए 900 अरब में से। तो ये सारे अहम सवालात के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, खालिद खोकर साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। देखते रहिएगा।